नमस्ते विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे समक्ष आपका दूसरा अध्याय है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो बच्चों, इस चैप्टर पे मैं 3 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ और आपके समक्ष ये चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में बच्चों मैं 1767 से लेकर के 1799 तक जो मैसूर की स्थिति थी और मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के जो 4 युद्ध हुए उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों? तो मैसूर कहाँ पे है, उसकी क्या स्थिति है, तत्कालीन क्या स्थिति थी, तो ये कई बातों को मैं समाहित करते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुति देने का प्रयास करूंगा। याद रखिएगा बच्चों, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है और ये 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के शासक रहे हैं। तो अभी सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का एक मानचित्र है। भारत का मानचित्र तो नया है, लेकिन जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो पुराना है। बच्चों, दक्षिण भारत में जब आप अभी जाएंगे तो वहाँ आपको जो राज्य नज़र आएंगे, सुदूर दक्षिण से हम शुरू करें तो केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, उसके आप ऊपर उत्तर में आएंगे तो आप देखेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, उससे थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है और उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको उड़ीसा राज्य मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इस नक्शे में देख सकते हैं यहाँ पे मैसूर कोई एक शहर नहीं है। बच्चों, आज मैसूर तो एक शहर है जो कि कर्नाटक राज्य में है, लेकिन उस वक्त मैसूर एक किंगडम था और उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। उसमें कर्नाटक राज्य के बहुत सारे क्षेत्र थे और कुछ तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र भी उसमें आता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, अलग से हाईलाइट करके दिखाया गया मैसूर। और मैसूर के ठीक उत्तर में आप देख सकते हैं हैदराबाद के निज़ाम का राज्य है, पेशवा का मराठा राज्य है और मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी पे अधिकार था, लेकिन बहुत ही एक छोटे क्षेत्र में था। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बहुत छोटी थी। बाद में बच्चों लगभग समूचा दक्षिण भारत जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जबकि हम बात कर रहे हैं उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी छोटा था। और सुदूर दक्षिण में बच्चों त्रावणकोर का राज्य है ना, उस क्षेत्र को आज हम केरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक समझे बच्चों? तो अब हम सीधे फोकस करते आपको मैसूर पे। तो मैसूर में आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडेयार राजवंश। अब वोडेयार राजवंश की चर्चा करना क्यों जरूरी है बच्चों? इसलिए जरूरी है क्योंकि मैसूर पर वोडेयार राजवंश के राजाओं का लंबा शासन रहा है। यदि हैदर अली और टीपू सुल्तान वाले कुछ विशेष कालखंड को यदि हम हटा दें तो वोडेयार राजवंश काफ़ी प्रचलित राजवंश रहा है मैसूर का। आप यहाँ देख सकते हैं 1399 से लेके 1950 और उसके नीचे आप देख सकते हैं मैसूर का जो महल है वो भी यहाँ पे है। आप ख्याल कीजिएगा कि मैसूर का ये महल बहुत नया है बच्चों, इसके बने हुए लगभग 100 वर्ष ही हो रहे हैं। टीपू सुल्तान या हैदर अली के समय में ये महल नहीं था। और ये महल बच्चों आपको यदि देखना है तो आप मैसूर जाकर अभी देख सकते हैं, ये महल अभी है और इसका देश विदेश में बहुत नाम है। बच्चों, कर्नाटक राज्य का जो वर्तमान नक्शा है उसे भी मैंने इस पृष्ठ में पर दिखाया है। आप देख सकते हैं दाहिने हाथ ऊपर की ओर कर्नाटक और कर्नाटक राज्य के सुदूर दक्षिण में मैसूर है। मैसूर सिटी है बच्चों, मैसूर शहर है जो कि लगभग बेंगलोर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बच्चों, मैसूर राज्य में क्या हुआ था और वोडेयार वंश के राजाओं के साथ क्या हुआ था उसको थोड़ा समझिएगा।
वोडेयार राजवंश में एक चिक्का कृष्णराज वोडेयार हुए। उनके दो सेनापति थे, एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। तो इसी नंदराज की 1760 ईस्वी में हैदर अली नाम के एक सिपाही के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये हैदर अली पहले तो सिपाही थे, बाद में अधिकारी बनते हैं और उसके बाद ये वोडेयार राजवंश को हटाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं। तो चूंकि इनको मान्यता नहीं मिलती है राजा की, ये ज़बरदस्ती सत्ता को हासिल करते हैं, इसलिए इनको डिफैक्टो रूलर भी हम लोग कह सकते हैं। कहने का मतलब ये स्वाभाविक राजा नहीं थे, बल्कि छीने हुए राज्य के राजा थे। तो प्राचीन काल में तो ये संभव था बच्चों, लेकिन अंग्रेजों के सामने ये करना संभव नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इनको मान्यता भी नहीं दी थी। ठीक है, इन्हीं हैदर अली के जो पुत्र हैं उनका नाम था टीपू सुल्तान। तो ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। हैदर अली मैसूर के वोडेयार राजा का मामूली सैनिक। इनका जन्म हुआ है 1722 में, मृत्यु हुई है 1782 में। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1760 से 1782 तक, यानी लगभग 22 साल तक ये मैसूर के शासक रहे। कौन? हैदर अली। और हैदर अली के पुत्र कौन थे बच्चों? टीपू सुल्तान। ये तो बताया मैंने। तो अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ और हैदर अली और टीपू के बीच, है ना, कुल 4 युद्ध हुए हैं। तो ये 4 युद्ध क्यों हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, यदि इसको हम लोग सिलसिलेवार समझने का प्रयास करें तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है बच्चों। आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1760 में तो राजा बनते हैं हैदर अली, है ना। उसके ठीक 9 साल के बाद प्रथम एंग्लो मैसूर वार होता है ना बच्चों। 9 साल के बाद नहीं, बल्कि 7 साल के बाद, है ना, 1767 में। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि मराठों ने हैदर अली का साथ दिया। तो बच्चों, मैंने इस नक्शे को क्यों बताया आपको? इस नक्शे को देख करके आप समझ सकते हैं कि मराठाओं का जो राज्य है वो कहाँ पे था। तो मैसूर से ठीक उत्तर में आप देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर पेशवा यानी कि मराठाओं का राज था, और ठीक उत्तर पूरब की ओर आप देख सकते हैं वहाँ पे हैदराबाद के निजाम का राज है। तो इसमें क्या हुआ, प्रथम युद्ध में मराठों ने हैदर अली का साथ दिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। दो बातें यहाँ पे है। तो इससे क्या हुआ कि मैसूर की जीत हो गई और अंग्रेजों की हार हुई। तो मैसूर की जीत हुई और अंग्रेजों की हार हुई, तो कोई ना कोई संधि तो होगी ना बच्चों। कोई भी, किसी भी युद्ध के बाद आप देखेंगे तो संधि होती है। तो वो संधि जो होती है उसको हम लोग मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। तो मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी बच्चों। ये आपको पेज नंबर 21 पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो उस संधि में ये हुआ बच्चों कि जब कभी मैसूर पर बाहरी हमला होगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे, और दूसरा कि अंग्रेजों ने हैदर को युद्ध का जो भी जुर्माना था वो भी देने का वादा किया, और तीसरा कि हैदर ने जितने भी अंग्रेज बंदी थे उनको रिहा कर दिया। बच्चों, एक बात बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज इंग्लैंड से भारत नहीं आए थे, कम ही संख्या में आए थे, और उनका भी, बहुतों का तो परिवार भी भारत नहीं आता था। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि उस ज़माने में इंग्लैंड से भारत आने में 5 से 6 महीने की लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तो उन परिस्थितियों में यदि कोई अंग्रेज मारा जाए या किसी भारतीय राजा के यहाँ बंदी रहे तो ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था, क्योंकि वो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भारत आए थे, भारत पर व्यापार करने आए थे, भारत के साथ व्यापार करने आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने आए थे, और वो यहाँ पे शासक भी बनने की इच्छा रखते थे, बंदी बन के रहना नहीं चाहते थे, है ना। तो कोई भी नहीं चाहेगा। और सच पूछिए तो अंग्रेज़ों ने बहुत चैलेंजेस भी उठाए हैं बच्चों, ये कोई आसान काम नहीं है।
उस युग में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम 5 मतलब समुद्र को पार करते हुए इतने सारे क्षेत्रों को, इतने सारे देशों को क्रॉस करते हुए कोई नए देश में जाएं और वहाँ पे हम अपना शासन स्थापित करें, या ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा देखने को मिलता है सिर्फ यूरोपीय शक्तियों के द्वारा ही ऐसा किया गया है। ऐसा किया गया है स्पेन के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, डच लोगों के द्वारा, है ना। तो यूरोपीय शक्तियों ने ऐसा किया है, पूरब के देशों ने ऐसा नहीं किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जस्ट 1 साल के बाद, यानी कि 1769 में मद्रास की संधि होती है, 1770 में मराठों का मैसूर पर हमला हो जाता है। अब लीजिए, तो अभी अभी याद कीजिए बच्चों कि मद्रास की संधि में क्या शर्त था कि जब कभी मैसूर पर बाहरी हमला होगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। लेकिन मद्रास की संधि के अनुकूल अंग्रेजों को हैदर अली का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो नहीं करने का कारण जो है वो एंग्लो मैसूर वार का कारण बनता है, यानी कि अब एक और युद्ध होगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है बच्चों 1780 से 1784 के बीच होता है। उस समय हैदर अली जीवित था और हैदर अली उस युद्ध में शामिल भी हुआ था। तो यह हैदर की ओर से हमला था अंग्रेजों पर, ठीक है, हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों पर हमला था। इसी लड़ाई में घायल होकर 1782 में हैदर की मृत्यु भी हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हैदर अली या टीपू सुल्तान दोनों का फ्रांस के प्रति थोड़ा अच्छा भाव था। फ्रांस के साथ उनकी संधि भी थी, तो फ्रांस ने हैदर की सहायता की थी। और इस युद्ध के पश्चात जो है वो मंगलोर की संधि होती है 1784 में। और अब शुरू होता है बच्चों टीपू का नेतृत्व। और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बता रहे हैं बच्चों, ये वारेन हेस्टिक्स के समय में हुआ था। आप यहाँ पे वारेन हेस्टिक्स उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उनको आप देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। अब आप यहाँ देखेंगे हैदर अली नहीं है। हैदर अली इसलिए नहीं है क्योंकि अब हैदर अली जीवित ही नहीं है, वो तो 1782 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हैं टीपू सुल्तान और सामने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो टीपू को इस युद्ध का कारण माना जाता है। और इस युद्ध में टीपू के द्वारा कुस्तुनतुनिया, वर्तमान जो तुर्की वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया, उससे और फ्रांस से सहयोग लेने का प्रयास होता है। यानी बच्चों उस जमाने में भी सुदूर जो देश होते थे उनसे सहयोग और सहायता लिया जाता था। तो टीपू सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस से सहयोग लेने का प्रयास किया, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान को बहुत भारी क्षति हुई थी बच्चों। और इसके ठीक बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में बच्चों क्या होता है, उसमें एक और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं और दूसरी ओर टीपू होते हैं मैसूर की ओर से, हैदराबाद के निज़ाम और मराठे। यानी कि इसमें कई पक्ष होते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि में। हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं बच्चों श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना, 18 मार्च 1792 को होता है। और ये टीपू की ओर से देखा जाए तो बहुत ही अपमानजनक संधि थी बच्चों। इसमें लगभग मैसूर का आधा राज्य चला जाता है और इसमें लगभग 3 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ता है अंग्रेजों को। साथ ही बच्चों टीपू के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। और ये जो चित्र है उस समय बच्चों फोटोग्राफी तो नहीं थी, लेकिन इसमें एक चित्रकार हैं डेनियल आर्म, है ना। तो डेनियल आर्म के द्वारा चित्रित ये 1793 की तस्वीर है जो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पे है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी और इसमें टीपू सुल्तान को बहुत क्षति होती है। लेकिन बच्चों
क्या यही अंत हो जाता है? नहीं, यहाँ अंत नहीं होता है। अंत तो होता है 1799 में। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसको हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, और इसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होता है। और सच पूछिए तो युद्ध के मैदान में यदि आधुनिक भारत में यदि कोई राजा युद्ध के मैदान में मारा गया हो, यदि ऐसा कोई उदाहरण हम देखें तो सिर्फ एक उदाहरण दिखता है, और वो उदाहरण है टीपू सुल्तान का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, अंग्रेजों ने मैसूर पर सहायक संधि की शर्तें थोपते हुए मैसूर का राजकाज वोडियार राजवंश को सौंप दिया। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो पुनः वोडियार वंश के राजाओं को वहाँ स्थापित किया गया, और उसके साथ सहायक संधि, जो मैंने आपको बच्चों बताया था कि सहायक संधि भारत में लाई गई थी, तो सहायक संधि की शर्तें जो हैं वो थोप दी गई। किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर, है ना। तो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो इच्छा थी लॉर्ड वेलेस्ली के माध्यम से कि सहायक संधि सभी राज्यों के साथ होना चाहिए, अधिक से अधिक राज्यों के साथ होना चाहिए, तो वो सहायक संधि मैसूर पर भी लागू हो गया। क्योंकि अब वोडियार वंश के राजा तो एक तरह से देखा जाए तो वो कृतज्ञ हो गए अंग्रेजों के कि उनको फिर से खोया हुआ राज्य मिल गया। तो यहाँ बच्चों जो आप मैसूर का महल देख रहे हैं वो उस ज़माने में नहीं था, ये 20वीं शताब्दी में बना है, लगभग 100 वर्ष पुराना ये महल है। आप इसको देख सकते हैं, वोडियार वंश के राजाओं का ये एक बहुत ही सुंदर महल है जो कि मैसूर में आज भी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर जो है उसको डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई के माध्यम से अंग्रेजों ने जीता और अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया कि मैसूर के बारे में आप डिटेल्स जान सकें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों युद्धों के बारे में मैंने आपको बताया। आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 21 पे, जो आपका टेक्स्ट बुक है बच्चों JCRT का, उसके पेज नंबर 21 पे आप इस संपूर्ण सामग्री को आप देख सकते हैं। मैंने चित्रों के माध्यम से कोशिश किया कि कुछ और बेहतर आपको समझा सकूं, और निश्चय ही आप समझे होंगे, ऐसी आशा है मुझे। तो ठीक है बच्चों, आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहें, वीडियोज़ के माध्यम से अपनी समझ भी विकसित करते रहें, और आप इंतज़ार करें एक और वीडियो के माध्यम से बच्चों, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद बच्चों।